साथ में जो हम बीच में बताते रहते हैं ना, जैसे कल हमने डिस्कस किया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप उनको नोट डाउन करते रहिए। समझिए वो आपके एक तरीके से शॉर्ट नोट बन रहे हैं। तो जैसे इतना सारा देख के तो लगता है ना कि बहुत सारा पढ़ रहा है हमें, बट आप शॉर्ट नोट पढ़ते जाएंगे तो आपको काफी क्लियर हो जाएंगी चीजें। मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं हमें याद हो रहा है। देखिए मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रही हूँ तो आपको एक नजर लगा डालते रहिए। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 15 आसन के नाम। तब तक आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए नाम, शॉर्ट में अगर कर सकते हैं तो एक बार आपको रिकॉल हो जाएंगे और हम फिर आगे से शुरू करेंगे आज। देखिए हमने स्वास्तिक आसन कर लिया था, गौमुख आसन हो गया हमारा, ये सब समझ में आ गया था ना सबको। वीरासन, फिर कूर्मासन और कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन। अच्छा अभी हमारा ये नहीं हुआ था, अब हम यहाँ कुक्कुटासन तक आए थे हम लोग ना। ठीक है, हेलो, क्लियर? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही मैम। मैम आवाज। जी मैम। ओके, चलिए अब आगे हम आज हम इसी से आगे शुरू करते हैं, फिर इसको बाद में फाइनली सारा एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज इन द सेंस कि क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्वागो ओके, ये रवि जी ने लिखा है। ठीक है, हाँ मतलब आप लोग ना मैसेज में डाल देंगे तो आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। कुक्कुटासन हमने देख लिया था, कुक्कुटासन दोबारा देखते हैं क्योंकि उत्तान कूर्म उसके आगे का ही है फिर से। देखिए इसमें था क्या, कुक्कुटासन में हमने पद्मासन लगाकर घुटनों और जंघा के बीच दोनों हाथों को डालना था और फिर हाथों को भूमि पर रखकर शरीर को ऊपर आकाश में उठा लें। यह हमारा कुक्कुटासन है। क्या क्लियर है ये? तो अब आगे हमें पढ़ना है यहाँ से आज उत्तान कूर्म से। तो उत्तान कूर्मासन में क्या है, कुक्कुट आसन बंधस्थो दौर्भयाम संबद्धे कंधराम शेते कूर्म वदुत्तानम एतत् उत्तान कूर्मकम। अब क्या बताया यहाँ पर कि कुक्कुट आसन लगाकर, पहले हमने जो कुक्कुट आसन लगा चुके हैं पहले उसी को बताया, इस पोजीशन में आ गए हम, यहाँ के बाद फिर आगे होगा कैसे कि कुक्कुट आसन लगाकर दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लें। यहाँ जो हमारे हाथ ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, पहले तो उसमें तो हमने जमीन पर टिकाया हुआ था हाथों को, अब क्या करना है, दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेना है और कछुए की तरह चित्त लेट जाना है, यानी कि कमर की तरफ से कमर के बल लेटना है। इसी को उत्तान कूर्मासन कहा गया है। ठीक है, यही उत्तान कूर्मासन है। क्लियर हो रहा है? कुक्कुट आसन बंधस्थो, मतलब कुक्कुट आसन वाली पोजीशन में आप आ गए थे। उसके बाद दौर्भयाम संबद्ध, दौर्भयाम मतलब दोनों हाथों से, संबद्ध कंधराम, दोनों हाथों से कंधों को पकड़ना। इन्होंने कान को ऐसे पकड़ते हुए दिखाया है, कान या कंधे मतलब इधर पीछे की तरफ ही हाथ आएंगे। फिर सेते कुर्म वदुत्तानम एतत् उत्तान कूर्मकम, और कछुए की तरह चित्त लेट जाएंगे, यही हमारा उत्तान कूर्मासन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम धनुरासन में। धनुरासन भी सिंपल वही है जो हम लोग अपनी जनरल प्रैक्टिस में करते हैं। क्या है ये, पादा अंगुष्ठो तु पाणिभ्याम गृहीत्वा सर्वणावधि धनुराकर्षणम कुर्यात धनुरासनम उच्यते। क्या बताया है इसमें, पादा अंगुष्ठा, पादा अंगुष्ठा मीन्स पांव के अंगूठों को, तु पाणिभ्याम, तो पाणी भ्याम मतलब पाणी मीन्स हाथ, शायद जानते होंगे लोग सभी पाणी। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि हम पढ़ रहे थे क्या कि कर, कर मीन्स हाथ पढ़ा था हमने, हाथों को कर भी कहा गया है और यहाँ पाणी भ्याम कहा गया है। याद करने के लिए एक छोटी सी मतलब जैसे दिमाग में रहता है, जैसे जनरली आपने देखा होगा शादी विवाह का जब कार्ड आता है उस पर लिखा होता है ना पाणी ग्रहण संस्कार, तो ये वो पानी वो ही है। वहां पे क्या होता है कि एक दूसरे के हाथ में हाथ दिया जाता है तो उसी को पानी ग्रहण कहा जाता है, वही शब्द है ये पानी।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कर है कि ये है। कर भी हाथ होता है और पाणी भी हाथ होता है। ठीक है, पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावधि। तो करना क्या है इसमें, पाद अंगुष्ठों, पैरों के अंगूठे को हाथ, दोनों हाथ से पकड़ना है और कहाँ तक लाना है, ये देखिए, दोनों हाथ, ये पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़े और फिर धनुष की आकृति बनाए। तो यहाँ क्लियर हो रहा है, पादांगुष्ठ तू पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावधि, मतलब दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है और पकड़ के आगे की तरफ खींचना होता है। कैसे कि धनुष की स्थिति, धनुष की स्थिति बन जाती है, इसी को धनुरासन कहा गया है। ठीक है, क्लियर है ये सिंपल, यहाँ पे हमें इनके बस विधि ही पढ़नी है यहाँ तक की, यानी कि 7 आसन हमारे हो गए हैं जिनको केवल हमें विधि जाननी है। संस्कृत के शब्द इसलिए मैं बताती जा रही हूँ कि इसमें आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा शब्दों को तोड़ के पढ़ेंगे ना, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस आसन के बारे में बात करी गई है। क्लियर है, चलिए, क्लियर है तो थम्स अप करिए प्लीज, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक के हमारे 7 आसन ये केवल बिना लाभ के हैं। विधि हमने देख ली है सबकी, विधि में तो किसी को डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन चीज हमारी अब आ रही है, ये देखिए, अब आगे के जो 8 आसन है उनको हमें लाभ के साथ पढ़ना है। मीन्स विधि भी देखनी है मगर इनके लाभ ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, तो अब पहले कौन सा आता है हमारा, 8वां आसन है मत्स्येंद्र आसन, 9वां पश्चिमोत्तानासन, 10वां मयूर आसन, 11 नंबर में शवासन, और फिर सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। यानी कि ये 8 आसन हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और साथ में आप इनको नोट करते चलेंगे, जो जो आगे हमें बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आ गए हम मत्स्येंद्रासन में। मत्स्येंद्रासन में क्या बताया है इन्होंने, वाम उरु मूलार्पित दक्ष पादम, जानो बहि वेष्टितम वाम पादम, प्रग्रह तिष्ठेत परिवर्तितांग, श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम स्यात्। अच्छा, इसमें देखेंगे, देखिए मत्स्येंद्र आसन हम लोग करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफर है इसमें। देखिए यहाँ जो पैरों की पोजीशन बताई गई है ना, इसमें थोड़ा अलग बताई गई है। से सिंपली ये देखिए, देखिए इसमें लिखा है कि दाहिने पांव को बाई जंघा के मूल में रखना है, दाहिने पांव को बाई जंघा के मूल में रखना है और बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर रखकर शरीर को मोड़ें। एक्चुअली इस वाले मत्स्येंद्र आसन में ना बहुत क्लियर नहीं बताया गया, ये थोड़ा कुछ मतलब अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो उतना पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से उन्होंने बताया है इसमें। तो इसको बस जैसे हम जान लेंगे, क्योंकि जनरली जो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, पैर को हम इधर रखते हैं, दूसरा पैर हमारा नीचे रहता है इसके, पर यहाँ पे इन्होंने इस जंघा के ऊपर रखा है। कुछ कुछ जैसे कह सकते हैं, दूसरी अभी एक और आगे आएगा उसमें बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसमें ज्यादा खैर इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि ये थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूजिंग सा है। तो बस इसमें इतना जान लें कि ये जो बताया कि एक पांव को दूसरी जंघा के मूल में रखना है और दूसरे पांव को दाहिने घुटने के बाहर रखकर शरीर को मोड़े, जो कि हम करते हैं। पिक्चर कुछ अलग सी ही है ये, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो ज्यादा इसमें क्वेश्चन ऐसा कुछ खास बनता भी नहीं है। ठीक है, आगे इसे टिप्पणी में दिया है कि घेरन संगीता का मत्स्येंद्रासन ठीक इसके जैसा नहीं है। ठीक है, ये तो अलग है एकदम। तो मत्स्येंद्रासन जो बताया है घेरन संगीता के अंदर, वो इससे अलग है। कैसे अलग है कि इस श्लोक के अनुसार मत्स्येंद्रासन की स्थिति प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वाभाविक रूप से बाईं ओर मोड़ना चाहिए, जिस तरफ हम कर रहे हैं उधर उसके ऑपोजिट में मोड़ना चाहिए। किंतु इसको दूसरी ओर से करने के लिए पुनः शरीर के सभी अंगों को दाईं ओर से मोड़ना चाहिए। मतलब ऑपोजिट रहता है ना, पैर साइड रहता है, दूसरा हमारा बॉडी पार्ट दूसरी साइड होता है। बट इसमें मत्स्येंद्र आसन का विवरण इस बुक में अपूर्ण होने के कारण अभ्यासियों को स्वामी कुवल्यानंद कृत आसन नामक पुस्तक में अर्ध मत्स्येंद्र आसन का विवरण देखना चाहिए। लेखक के अनुसार एड़ी को जंघा मूल में रखने के बजाय सीवनी से लगाना है।
जो हम लोग करते हैं तो सीवनी से लगा के तब करते हैं, जंघा मूल में तो नहीं रखते उसको। तो इसलिए थोड़ा सा है, लेकिन इसको क्लैरिफिकेशन के लिए इसलिए एक टिप्पणी डाल दी गई है। तो इसको आप देख लेंगे, जिनको कुछ डाउट लगे तो उससे पढ़ के देखेंगे, ठीक है। पर ज्यादा खास इसमें विधि का तो नहीं है, क्योंकि खुद ही कंफ्यूजन सा दिया है इसके अंदर। अब इसके मेन हमारे आते हैं लाभ। अब लाभ से आप लिखना शुरू करिए इसको, ठीक है, क्योंकि इनके लाभ तो पूछे, मतलब अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इनमें से बनते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है इसका? मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्र अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसा। ये सारी बातें जो कही हैं सब लाभ बताए गए हैं। क्या क्या? मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम, क्या हो रहा है? मत्स्येंद्र आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठर प्रदीप्तम मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। तो इसको जब आप नोट करेंगे ना, तो संस्कृत के जो, जैसे अभी ये शब्द आ रहा है प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्रम, तो आप इसको भी लिख लें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, संस्कृत के छोटे छोटे इस तरह के वर्ड ये भी दे देते हैं सेंटेंस। तो कई बार क्या होगा, हमने ये तो पढ़ा है कि रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान काम करता है, लेकिन कभी इस तरीके से दे दे तो आपको याद रहे, कंफ्यूज ना हो आप। तो जो अपने नोट्स में लिखेंगे ना, तो साथ ये भी लिख लीजिए कि प्रचंड रोगमंडल खंडन अस्त्रम, और फिर आगे इसको हिंदी इसका कि रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है। मतलब ये रोग मंडल का है कि रोगों का जो मंडल, मतलब बहुत सारे रोग जिसको है, उसको ये खंडन करता है। और कैसे खंडन करता है? अस्त्र की तरह, अस्त्र की तरह उसको काटता है रोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अभ्यासता कुंडलिनी प्रबोधम। अब इसके अभ्यास से और क्या होता है? कुंडलिनी प्रबोधम मीन्स कुंडलिनी का जागरण होता है। तो इसको, इस शब्द को भी जैसे सर ने भी हाईलाइट किए हैं ये शब्द, तो थोड़ा सा संस्कृत के साथ लिख लेंगे तो दोनों चीजें आसान हो जाएंगी, कि आपको याद भी रहेगा कि हिंदी में क्या बोला गया है और संस्कृत में कैसे बोला गया है। क्लियर? नेक्स्ट आता है चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम, और चंद्र मंडल स्थिर होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम समझें, जब मत्स्येंद्र आसन करते हैं हम, तो कैसा होता है? ट्विस्ट होती है पूरी बॉडी, ठीक है। चलिए मैं इसी पिक्चर में से दिखा देती हूँ, ऐसे तो सब जानते भी होंगे। ये पोजीशन छोड़ दें हम, अगर देखें तो इधर से ट्विस्ट होती है वो बॉडी, और इधर नेक वाले हिस्से से भी। तो यहाँ पे जब नाभि के पास ट्विस्टिंग हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे आपकी जठराग्नि, मतलब नाभि वाले एरिया में मणिपुर चक्र वाला जो एरिया है हमारा, वहां पे हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो रही है। और जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो जो हमारे अंदर रोग पड़े हैं, जठराग्नि प्रदीप्त हुई, पाचन क्रिया अच्छी हुई, तो वैसे ही जो हमारे रोग हैं वो हमारे खत्म होने लगेंगे। तो दूसरा, मतलब इसको रिलेट करके एक याद करने का तरीका बता रही हूँ, कि अगर हमें पता है कि आसन किस तरीके से है, तो उसको हम खुद भी रटने के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जठराग्नि प्रदीप्त होगी। तो जठराग्नि प्रदीप्त होने से क्या हो रहा है? पाचन क्रिया अच्छी हो रही है, तो सारे रोग हमारे नष्ट हो जाएंगे। ओके। और फिर क्या है? अभ्यासता कुंडलिनी प्रबोधम। कुंडलिनी कैसे जागरण हो रही है? यहाँ जब यहाँ पे ट्विस्ट हो रही है, तो जो कुंडलिनी की बात कही जाती है वो भी, उसका स्थान भी यहीं पे लगभग होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी की जो हम बात करते हैं, तो वो सब चीजें भी इधर ही है। तो उसमें कुंडलिनी जागरण का भी ये चीज, ये स्थिति भी कुंडलिनी जागरण की भी इसी आसन से हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है चंद्रमंडल स्थिर। अच्छा, चंद्रमंडल स्थिर में एक चीज है बस हमारी, चंद्रमंडल है कहाँ? चंद्रमंडल के लिए चंद्रमंडल है हमारे, तालु क्षेत्र है हमारा। ये जो तालु होता है, यहाँ पे हमारा चंद्र का स्राव होता रहता है, अमृत का स्राव होता है, यह हमारा मतलब चंद्रमंडल है। इसी को चंद्रमंडल बोला गया है। तो यहाँ पे अमृत का स्राव होता रहता है, जो कि हमारे नाभि मंडल में गिरता रहता है और भस्म होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए अब जब हमारी बॉडी ट्विस्ट हो गई, तो ट्विस्ट होने पे क्या होगा कि इधर तो नाभि वाले एरिया से ट्विस्ट हो रही है, दूसरा हमारा ये जो है नेक वाला, गर्दन से भी हम मुड़ रहे हैं, तो वहां पे भी एक तरह से लॉक टाइप हो जाता है। तो जो ऊपर से जो चंद्रमंडल से अमृत का स्राव हो रहा है,
वो नीचे आकर सूर्यमंडल में भस्म नहीं होता। तो एक तरह से चंद्रमंडल हमारा स्थिर हो जाता है कि जो अमृत का स्राव है वो सुषुम्ना में जाने लगता है, हमारा सूर्यमंडल में, सूर्य में नहीं जाता। ठीक है, आई थिंक मेरा थोड़ा सेंटर आउट हो रहा है क्या, किसी को लग रहा है इससे? क्लियर है क्या? एक सेकेंड। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। ओके ओके ओके, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आउट हो रहा है। ठीक है, अभी तक अच्छा, ये जितना पढ़ा है, जितना मैंने बताया, चारों चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से? जी मैम। ठीक है ना? तो साथ साथ इसको मतलब एक ट्रिक कहूंगी कि जब आपने एक चीज को समझ लिया तो आप उससे आराम से ये इसके लाभ को भी एक रिकॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको रटना ही पड़े उन चीजों को। रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रहेगा तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है कि आपको सब चीजें पता रहेंगी कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास वहां बहुत सोचने का। वहां तो बस क्वेश्चन सामने आया और आंसर हम करें, इतना ही होना चाहिए। बट अभी याद करने के लिए, बार बार प्रैक्टिस के लिए ये चीजें याद रख लेंगे। साथ में जो मैंने शब्द बताए हैं, जैसे कि ये प्रचंड मंडल खंडन और ये कुंडलिनी प्रबोधम, मतलब हिंदी के इन नामों के साथ इन शब्दों को भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अभी आगे बढ़े, चलिए पश्चिमोत्तान पे आते हैं अब हम। प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दौर्भ्याम पदाग्र वित्यम गृहीत्वा जानु उपरी नेस्तः ललाट देशो वसेत इदम पश्चिम तानम आहु। अच्छा, अब पश्चिम तानासन भी सभी जानते हैं कैसे करना होता है। तो यहाँ क्या बताया है? प्रसार्य पादो, प्रसार्य मतलब फैलाना, आगे की तरफ फैलाना। प्रसार्य पादो भूवि दंड रूपो, किसको फैलाना है? पादो मीन्स पैर को, और कहा? भूवि मीन्स पृथ्वी पर। कैसे? दंड रूपो, दंड रूप, डंडे की तरह सीधे फैलाना है। एक मिनट देखती हूँ उसकी पिक्चर। हाँ ये है, देखिए ये तो खैर सभी को पता भी होगा। पैरों को आगे की तरफ फैलाना है, सीधे पैर को फैलाना है, तो इसको दंड रूप को कहा गया है। और दौर्भ्याम पदाग्र वित्यम गृहीत्वा, अब क्या करना है? दोनों हाथों से पदाग्र, पद पैरों के आगे वाले हिस्से को पकड़ना है, गृहीत्वा। तो हिंदी देख लेते हैं इसका क्लियर। दोनों पांव को जमीन पर दंड की तरह फैला दें, फिर दोनों हाथों से पांव के अग्र भाग को पकड़ लें। ठीक है, अब आगे क्या है? जानू उपरी न्यसतः ललाट देशो वसेत इदम पश्चिमतानम आहु। अब क्या करना है? जानू मीन्स घुटना, घुटने के ऊपर क्या करना है? ललाट देश यानी माथे को, जानू यानी घुटने के ऊपर ललाट को स्थापित कर दें। इसे ही पश्चिमतान आसन कहा गया है। इसे पश्चिमोत्तान या पश्चिमतान दोनों ही शब्द बोल देते हैं इसमें, तो इसको पश्चिमोत्तान कहा गया है। क्लियर है? पिक्चर में देख लेंगे, ये देखिए पिक्चर में। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक क्लियर ही होना चाहिए ये। चलिए अब इसके लाभ पे आते हैं। इति पश्चिम तांतम आसन आग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठारनलस्य कुर्यात् उदरे कर्ष्यम आरोग्यताम च कुर्यात्। अब क्या फायदा होगा इसको करने से? इति पश्चिम तानतम आसनाग्रयम, इसको आसनों में अग्रण्य कहा गया है। पवनम पश्चिम वाहिनम, क्या होगा? पवनम, पवन जो है, पवन मीन्स प्राण वायु जो हमारी है, वो पश्चिम वाहिनी हो जाएगी। पश्चिम मीन्स पीछे की तरफ से, जब हम आगे की तरफ मुड़ते झुकते हैं तो जो हमारी प्राण वायु है वो सुषुम्ना में की तरफ जाने लगती है, ऊपर की तरफ से। तो इसी से इसका ये निकलता है कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। ठीक है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, पहला लाभ हो गया इसका। उद्यम जठरा अनलस्य कुर्यात, और जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि बढ़ जाती है। और उदरे कार्श्यम आरोग्यताम च कुर्यात, और उदर जो होता है पेट हमारा, क्योंकि इधर आते हुए देखिए पेट तपता है, तो इधर इसमें पेट के ऊपर पूरा खिंचाव पड़ता है, तो पेट की जो चर्बी होती है वो कम होने लगती है, तो पेट हमारा पतला होने लगता है।
और फोर्थ इसका लाभ है आरोग्यता आती है। मतलब वही है, सब जगहों पे जब जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है तो आरोग्यता आएगी ही। ये सेम चीज अभी हमने मत्स्येंद्र आसन में देखी थी। मत्स्येंद्र आसन में देखा कि 2 लाभ इसके क्या थे। यहाँ पे भी देखिए जठराग्नि प्रदीप्त हो रही थी और रोगों को यहाँ रोगों को नष्ट करने की बात कही है, मतलब वही की आरोग्यता आ रही है। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, बात लगभग वही है। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन अभी क्लियर है। दोनों पांव को जमीन पर दंड की तरह फैला दें। बहुत अच्छा, क्लियर हो रहा है। फिर दोनों हाथों से पांव के अग्र भाग को पकड़ ले, यानी जानू यानी घुटने के ऊपर ललाट को स्थापित कर दे। इसे ही पश्चिमोत्तान आसन कहा गया है। ठीक है, चलिए अब इसका हमने लाभ देखा था कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पतला होता है। उदरेकार्ष्यम भी वर्ड यूज किया जा सकता है। तो इस छोटे छोटे शब्द है ना संस्कृत वाली, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे इनके साथ कि पेट पतला को ये भी बोलते हैं। तो क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं होता, कभी सीधे संस्कृत। पिछले एग्जाम में देखा कि ज्यादातर संस्कृत की ही श्लोक से संस्कृत को ही उठा लिया गया सीधा सीधा। तो इसीलिए इस बार मैं थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ कि संस्कृत भी आप थोड़ा समझते हुए चलें। कई बार आता तो है लेकिन शब्दों से समझ नहीं पा रहे हैं तो वही कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा हो गया आरोग्यता आती है। इसको एक बार कर लेते हैं, फिर चारों का एक बार कंपैरिजन और देखेंगे हम, तो फिर आपको ये याद हो जाएंगे अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट आ गए मयूरासन। मयूरासन देखिए वही है जो नॉर्मली सब करते हैं, ये स्थिति होती है मयूरासन की। अब देखिए इसमें क्या बताया है, धराम वस्तभ्य कर्तव्येन तत्पूर्व पर स्थापित नाभि पार्श्व उच्चासनो दंडवत उत्थित खेमायूरम एतत् प्रवदन्ति पीठम। अब क्या है इसमें, धराम वस्तभ्य, धराम मीन्स पृथ्वी या भूमि, धरा इसको बोलते हैं ना। तो भूमि पर वस्तभ्य कर्तव्येन, कर मीन्स वही आ गया हाथ, कर्तव्येन दोनों हाथों को पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। तत्कूर पर स्थापित नाभि पार्श्व, पूर्व पर कहते हैं कोहनी को। फिर कोहनी जो है, कोहनी को हमें स्थापित कहाँ करना है, नाभि के साइड में। फिर दोनों कोहनियों को नाभि के बगल में लगाएं और फिर क्या है, उच्चासनो दंडवत उत्थित खेमायूरम। अब क्या करना है कि दोनों कोहनियों को नाभि के बगल में लगाया और फिर दंड की तरह ऊपर अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा लिया। और ऊपर जब उठा लेते तो मतलब आकाश में उठा लिया, खे वर्ड जो होता है आकाश के लिए। ठीक है, तो जमीन से ऊपर उठाया इसलिए इसको आकाश में उठा लिया। इसी को कहा है मयूरासन। क्लियर है? एक बार फिर से इसकी मैं हिंदी समझा देती हूँ कि दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर लें। फिर दोनों कोहनियों को नाभि के बगल में लगाना है, दोनों कोहनियों को बगल में लगाना है और फिर दंड की तरह ऊपर उठे। यही मयूरासन है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम लाभ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इसके लाभ काफी सारे हैं। लाभ में देखेंगे क्या है, हरति सकल रोगा नासु गुलम उदारदीन अभिभवती च दोषानाशनम श्री मयूरम। ये क्या है, हरति सकल रोगा नासु, समस्त रोगों का, क्या हरती मतलब हरता है, सकल सब रोगों को हर लेता है या सब रोगों का, समस्त रोगों का नाश कर देता है। गुल्म उदारादीन, गुल्म दोष होता है और जो पेट में एक होता है ना वायु का गोला बन जाता है जैसे, उसको गुल्म रोग कहते हैं। तो गुल्म रोग इसको ठीक करता है, ये गुल्म रोग को दूर करता है। अभिभवती च दोष नाशनम श्री मायुरम, और जो हमारे अभिभवती जो दोष हो गए हैं शरीर के अंदर उनको भी ये दूर करता है। ठीक है, आगे है और श्री मायूरम, देखिए श्री को स्पेशली हाईलाइट किया गया है कि इस केवल एक यही आसन है जिसके आगे श्री लगाया गया है। तो ये सब चीजें नोट करने वाली हैं।
जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो प्लीज वो सब लोग नोट करें इस चीज को कि केवल एक मयूर आसन है जिसको श्री के साथ सुशोभित किया गया है, श्री मयूर आसन। ठीक है, और इसके लाभ भी कुछ अलग से हैं, थोड़ा सा ये देखेंगे आगे। बहु कच्शन भुक्तम भस्म कुर्यात शेषम। मतलब जो होता है ना, ज्यादा भोजन आपने कर लिया, वो पथ्य भोजन भी अगर जैसे ज्यादा खा लिया या वैसा खा लिया, गरिष्ठ भोजन खा लिया, तो ये उसको भी पचा देता है। बट इतना इसमें कहते हैं ना शक्तिशाली है ये वाला आसन कि ये आपके कुपथ्य भोजन को भी पचा देगा। और क्या, जन्यति जठराग्नि जारियेत कालकूटम, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, और जारियेत कालकूटम, और काल काल को भी खत्म कूट देता है। जैसे ऐसा ना, कालकूटम, काल को भी खत्म कर दिया, काल को भी मार दिया। मतलब मृत्यु तो नहीं कहेंगे इसको, जैसे कि एक उम्र को, एक समय को थोड़ा सा कम कर देता है। जैसे देखा होगा जनरली जो योग करते हैं उनकी उम्र थोड़ा सा एकदम नहीं, मतलब उम्र से कम लगते हैं वो लोग, तो क्या करते हैं कि काल कूटम, उन्होंने काल को भी हरा दिया, तो काल को कूट देता है। इस यहाँ ये वर्ड इस सेंस में यूज किया गया है। चलिए अब हम इसके एक बार फिर से चार इसके जो लाभ बताए गए, 4-5 लाभ हैं। क्या क्या है? समस्त रोगों का नाश करता है, कुल्म दोष को दूर करता है, कुपथ्य भोजन को भी पचा देता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और इसे काल कुटम शब्द से बताया गया है। तो मयूर आसन आते ही याद आना चाहिए सबसे पहले कि इसमें श्री का इस्तेमाल किया गया है। मयूर आसन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और कालकूटम शब्द भी इससे रिलेटेड है, मयूर आसन से। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, इसमें भी समस्त रोगों का नाश प्लस जठराग्नि प्रदीप्त। इस अब ये तीसरा आसन हमारा आ गया, इसमें भी जठराग्नि की बात कही गई है, तो ये जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे शायद थोड़ा सा याद तो हो गया होगा कुछ, एक बार में क्लियर है। चलिए चलिए, एक बताइए जरा इसके लाभ बताइए, एक दो जो भी आपको याद हुए हों, एक कोई माइक खोल के बताएंगे। पल्लवी जी बताइए। समस्त रोगों का नाश होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और कुपथ्य मीन्स क्या होता है मैम? कुपथ्य मीन्स जो खाने योग्य ना हो, या जैसे पाचन नहीं होता, जैसे पथ्य हम पढ़ते हैं ना, उसी में होता है। अच्छा। जी पथ्य तो बोलते हैं भोजन जो करने लायक है, कुपथ्य होता है जो भोजन करने लायक नहीं, या गरिष्ठ भोजन, जैसे इस तरह का जो भोजन है, बासी, ये सब चीजें वो टाइप का कुपथ्य में आ जाता है। अच्छा, ये उनका भी पाचन कर देता है? हाँ, मतलब ये उनका जैसे नॉर्मल लोग खाएंगे तो उनको तो मतलब पाचन खराब हो जाएगा, एसिडिटी, ये सब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी। लेकिन ऐसे लोगों को जो इस तरह का अभ्यास करते हैं, उनको ये चीजें वो भी पचा देते हैं, इस तरह की परेशानी नहीं होती। तो इस सेंस में कहा गया है। ठीक है, और एक इसका सबसे बड़ा, हाँ, कालकूटम शब्द, मयूर आसन के लिए जो कालकूटम इस्तेमाल किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि कालकूटम शब्द दे दिया कि ये शब्द किसके लिए, कौन से आसन के लिए कहा गया है, या फिर ये जैसे श्री मयूरम में कुछ आसन के नाम दे देंगे कि ये श्री किस आसन के बारे में बताया गया है। वो अभी मतलब ये सब आप पॉइंट्स याद करते जाएं, लिख भी लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे सारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि एक समरी टाइप आपके पास बन गया है। तो एकदम जैसे कॉपी खोली आपने और अपना देखा, तो आपको लगेगा हाँ, इतनी चीजें तो हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं, ये याद हो गई हैं। क्योंकि ज्यादा ज्यादा अगर आप देखेंगे ना ये चीजों को, तो लगेगा अरे इतना सारा है, कैसे याद करें। इसको थोड़ा सा आसान बना लीजिए पहले याद करना, आसान हो जाएगा याद करना, तो फिर वो एक टफ नहीं लगेगा पढ़ने में आप। ठीक है ना। चलिए, अभी यहाँ पे था, ये सर ने फिर से लिखा है कि मयूरासन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और किस आसन में श्री लगाया गया है? मयूरासन में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब ऐसे जस्ट एक दिमाग में रखने के लिए, जैसे श्री, मयूर होता है मोर, मोर के जो पंख होते हैं
तो ऐसे रखिए कि मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में लगाया था। तो मतलब उनको उतनी बड़ी उपाधि दी थी कि उन्होंने अपने शीश पर उनको रखा था। तो इसीलिए ऐसे भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मयूरासन मतलब मयूर को श्री कृष्ण ने अपने माथे पे सजाया है, तो इसलिए ये सबसे मतलब पूजनीय टाइप कह सकते हैं इनको, मतलब एक बड़ी कैटेगरी में आ गए। ठीक है ना, मतलब मैम मैं तो आज से जनरली हाँ हेलो मैम, बोलिए। आज से मयूरासन को मयूरासन न कहते हुए श्री मयूरासन कहते चले जाएंगे तो भी याद रह बहुत जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ कि ये ना कुछ हैबिट अपने आप भी बनाइए चीजों को, कि हमें जैसे कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ना तो क्या होगा, अभी आप पढ़ेंगे 2 दिन बाद अगर नहीं पढ़ा आपने तो भूल जाएंगे उस चीज को, लेकिन उसको लंबे समय तक याद कैसे करें, क्योंकि आपको एक ही ग्रंथ में एक चीज बताई जा रही है। अभी जैसे घेरण संहिता पढ़ रहे हैं, फिर वहां पे भी याद रखनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर चीजों को आप उन ग्रंथों के साथ रिलेट करके पढ़ते जाएं या एक स्टोरी टाइप में दिमाग में रख लें, तो वो थोड़ा आसान रहेगा और भूलेंगे नहीं कभी भी। तो वो मतलब मैं ऐसी टिप्स इसलिए बीच में जो मुझे लगता है कि मैंने किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप अपनी ट्रिक्स बना लीजिए। सभी लोगों का देखिए अपना अपना दिमाग अलग तरीके से चलता है, किसी को कैसे याद होती हैं चीजें और कोई कैसे करता है। मेरा थोड़ा इस तरह का तरीका है, तो मैं ऐसे याद रखती हूँ चीजों को। इसमें मगर गलती के चांस नहीं होते फिर। जैसे कि आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, एक प्रेशर होता है उस टाइम दिमाग में, तो लगता है अरे वहां कंफ्यूजन हो, वहां टाइम हमारे पास उतना नहीं होता कि हम बहुत टाइम वेस्ट करें कि ये था कि वो था। लेकिन किसी चीज से आपने करा होगा ना, आपने ऐसे लिंक करके याद रखा होगा, तो आप तुरंत उसको एकदम रिकॉल कर लेंगे। तो वहां पर टाइम बहुत बचता है उस चीज में फिर, और सारा खेल वहां मैम टाइम मैनेजमेंट ही है। हाँ बोलिए। मैम महिलाओं के लिए तो ये वर्जित है ना मयूरासन? हाँ हाँ, ऐसा कहा तो गया है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो हाँ ये वैसे भी वर्जित है। याद रख सकते हैं ना कि अगर मेल्स के लिए है तो उनके लिए श्री वर्ड यूज होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए वही मैं बोल रही हूँ, सबका अपना तरीका है। आपके दिमाग में जो चीज क्लिक करे आप उससे याद रख लीजिए। ठीक है, मैंने ऐसे ही दिमाग में आया तो मैंने बता दिया अभी जस्ट पढ़ते पढ़ते कि चलो ये शेयर कर देते हैं, किसी को अच्छा लगे तो याद रख लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मैंने सीख कालकूटम को भी मैंने ऐसे दिमाग में रखा कि अगर श्री कृष्ण के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया, तो जैसे ना कालिया नाग के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर वो किया था, नृत्य किया था, तो कालकूटम उससे भी याद रख सकते हैं, और नॉर्मल याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ भी करके बस याद रखना है हमें, कैसे भी हो जाए। ठीक है, आई थिंक मैम क्लियर हो इतनी गया होगा। डिस्कस के बाद तो वैसे भी याद हो जाएगा। कुछ है हाँ ही विश। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरा डिस्कस करने का काफी हद तक वो भी यही रहता है कि जितनी हम बात करते हैं ना, एक तो तब बस पढ़ा रीड आउट किया और आपने सुना, मैंने बोला आपने सुना और फिर खत्म। लेकिन जब हम डिस्कशन कर लेते हैं तो कुछ चीजें हमें उस डिस्कशन से याद रहती हैं कि अच्छा हमने उस दिन ऐसे पढ़ा था, तो वो भी याद रहती हैं। तो ये जो हमारी बातें होती हैं वो बेवजह की नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एम यही होता है कि किसी तरीके से आपको याद हो जाए वो चीजें। ठीक है, चलिए मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आसान तरीके से याद करा दी जाए चीजों को। बाकी आप लोगों का भी ना, जिसको अपना लगे कि कुछ ऐसा ट्रिक्स है या कुछ भी है, तो वो शेयर करेंगे ग्रुप में। ठीक है, कि औरों को भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अभी मेरे ख्याल यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से नजर मार लें बातों के साथ कि यहाँ पर क्या था। मयूरासन के लाभ थे समस्त रोगों का नाश, गुल्म दोष दूर। क्योंकि गुल्म दोष क्यों, क्योंकि कोहनी से पूरा पेट अंदर की तरफ ऐसे सोचिए कि दब रहा है, तो जो पेट में गोला वगैरह जो इस तरह की गैस का प्रॉब्लम हो जाता है वो चीज भी दूर हो जाती है। कुपथ्य भोजन को भी पचा देता है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसे कालकूटम शब्द से बताया गया है। क्लियर, 5 हमारे ये इसके हो गए हैं, और ये हमें सब याद करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी ये आगे आएगा, इसको फिर से एक बार कालकुटम जो कंपेरिजन। शब्द है वो विष के लिए यस, भी प्रयुक्त किया जाता है ना। विष के अर्थ में कालकुटम विष हाँ को हाँ, पचाता विश है, विश ऐसे भी के मतलब सेंस में भी सुना था। यस यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको विश के सेंस में भी यूज किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गए हम शवासन। शवासन तो देखिए सब जानते होंगे, बड़ा अच्छा सा आसन है आराम करने के लिए। ठीक है, अब इसकी विधि देख लीजिए। उत्थानम संवत भूमो शयनम तत्सवासनम, सवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम।
अब देखिए इसका क्या बताया है, उत्तानम श्रववत, इसी से इस बार क्वेश्चन आया था 18 जून को जो ये पेपर हुआ है ना, जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, इस बार हट प्रदीपिका से यही क्वेश्चन आया है। और ये चीज केवल शवासन शांति हरम चित्त विश्रांति कारकम, ये शब्द दे दिया, पूरा संस्कृत का ही दिया है कि ये किस आसन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर मतलब देखिए, जहां शवासन में लगता है ना कुछ है ही नहीं खास इसके अंदर पूछने का, लेकिन उन्होंने संस्कृत वर्ड उठा के इसी को दे दिया है। अब क्या है इसमें, विधि तो सबको पता है कि जमीन पर शव के समान चित्त होकर लेटना ही शवासन है। अब इसके फायदे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इसका फायदा, कि श्रांति हरम मीन्स शारीरिक जो अपना वो होता है थकावट, उसको दूर करती है, शरीर की थकावट को दूर करता है ये आसन, और चित्त विश्रांति कारक, और चित्त को भी शांति प्रदान करता है, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों थकान मिटाता है ये। इसमें और कोई नहीं, केवल इसका दो ही ये फायदे हैं, इसमें कोई जठराग्नि और ये सब नहीं है। सभी जानते भी हैं शवासन करते हैं जनरली हम जब रिलैक्स करने के लिए लास्ट में, तो ये शरीर को भी शांति दे रहा है और चित्त को भी शांति दे रहा है, तो ये तो आसान ही है, ठीक है ना, क्लियर है अभी तक। अब एक बार हम इसके आगे थोड़ा सा कंपैरिजन के में जाएंगे, तो फिर आपको और भी जो अभी तक पढ़ लिया ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ चारों आसन जो हमने अभी पढ़े हैं इनका कंपैरिजन दिया, कंपैरिजन मींस कंपैरिजन तो नहीं कहूंगी, अलग अलग इनके लाभ हो गए। तो ये मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूर आसन और शवासन। अब देखिए मत्स्येंद्र आसन में क्या था, सबसे पहले हमने क्या कहा था, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कैसे बताया था कि बॉडी ट्विस्ट हो रही है तो हमारा जो नाभि वाला क्षेत्र है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है। दूसरा था रोगों के लिए अस्त्र के समान, रोगों के लिए ये अस्त्र के समान है, ठीक है। और इसके लिए एक शब्द आया था संस्कृत वाला, याद है किसी को, कोई माइक खोल के बताएं अगर किसी को याद है तो। मैंने बोला भी था कि हाईलाइट करके इसको लिख लेंगे, मैं वापस स्क्रीन पे ले आती हूँ। रुग्मंडलम मंडल खंडनास्त्रम, अस्त्रम, मंडल खंडनास्त्रम, प्रचंड रुग्मंडलम खंडन अस्त्रम, बिल्कुल प्रचंड रुग्मंडल खंडन अस्त्रम, ठीक है। तो ये आपका था कि ये रोगों को अस्त्र के समान खत्म कर देता है। दूसरा एक था कुंडलिनी प्रबोधम, तो कुंडलिनी का क्या था कि कुंडलिनी को जागृत करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है, तो कुंडलिनी प्रबोधम। तो छोटे छोटे शब्द है, तो दोनों शब्दों को याद रखेंगे, संस्कृत भी और हिंदी भी, ठीक है। क्योंकि अब ये थोड़ा सा मैं बता रही हूँ ना कि पैटर्न थोड़ा सा अब ये संस्कृत पे भी फोकस करने लगे हैं, तो इन चीजों को साथ में याद करेंगे। और चौथा हो गया हमारा चंद्रमंडल स्थिर। चलिए अभी एक कोई भी माइक खोलकर इसको बोलेंगे और बाकी लोग पीछे से माइक ऑफ रखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे मत्स्येंद्र आसन का केवल ये लाभ। सुमिता जी बोले। हाँ जी मैम। मत्स्येंद्र आसन जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागृत, चंद्रमंडल स्थिर। पश्चिमोत्तानासन प्राणवायु सुषुम्ना में, ओके मैम रुक जाइए, अभी मैं आगे इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दें फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। पश्चिमोत्तान में अब आ गए हम। पश्चिमोत्तानासन सबको पता है कि पैरों को सीधे फैलाकर आगे की तरफ हमें घुटनों से माथे को लगाना होता है। तो उसमें क्या होता है, उससे प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, क्योंकि पीछे क्या हो रहा है, कमर से हमारा खिंचाव पड़ रहा है, तो वहां पे सुषुम्ना में प्राणवायु प्रवाहित होने लगती है। दूसरा हो गया जठराग्नि प्रज्वलित होती है। तीसरा है उदर पतला होता है, पेट में खिंचाव पड़ता है तो उदर पतला होता है। और चौथा हो गया शरीर निरोगी होता है या आरोग्यता आती है। तो देखिए यहाँ भी आरोग्यता की बात थी, इधर भी आरोग्य मतलब रोग खत्म हो रहे तो आरोग्यता ही होगा। इस तरीके से हम इनको भी कंपैरिजन भी करेंगे। तो पश्चिमोत्तान आसन का अभी बोलेंगी सविता जी आप एक बार बोलते हैं और बाकी लोग भी माइक ऑफ करके दोहराएंगे इसको। जी मैम। जी, पश्चिमोत्तानासन के लाभ, प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, उदर यानी कि पेट पतला होता है और शरीर निरोगी होता है, आरोग्यता। ठीक है, ऐसे ही इसको दोहराएंगे, बाकी आप लोग नोट भी करिए इसको,
ठीक है, नोट करेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो वो याद हो जाएगा फिर। मयूरासन तो सबसे अच्छा है। मयूरासन मतलब एक यूनिक सी चीज है इसके अंदर, तो ये मेरे ख्याल हेलो याद ही मैम, रहनी चाहिए। हाँ बोलिए। इससे आसनों में अग्रगण्य भी कहा गया है, इति हाँ, अग्रगण्य। आसनाग्रय पश्चिमता। हाँ, अग्रगण्य कहा गया है, वो उसमें आ गया, लेकिन जो हमारे लाभ है मेनली, लाभ हमारे यही है, एक उसकी विशेषता बता दी गई है। चलिए अब नेक्स्ट मयूरासन पे चलते हैं। तो मयूरासन तो पता ही है सबको, मयूरासन समस्त रोगों का नाश करता है। उदर और गुल्म रोग, पेट के जो रोग हैं हमारे और गुल्म रोग है उसको दूर करता है। अधिक या कुपथ्य भी पचा लेता है। ठीक है, अगर हमने अधिक भोजन कर लिया या कुपथ्य भोजन कर लिया है उसको भी पचा देगा। और कालकूटम, विष भी पच जाता है। कालकूटम मतलब इतना ज्यादा इसके लिए बोला गया है, विष भी पच जाता है, मगर इसका सेंस ये नहीं कि हम विष खा लें और फिर वो पच जाएगा। विष मीन्स विष तुल्य अगर हमने कुछ भोजन ऐसा कुछ ले लिया है तो वो भी पचा देगा। ठीक है, तो कहने की कई बार चीजें लिख दी गई होती हैं ऐसे, लेकिन उसका थोड़ा भावार्थ लेते हैं तो उसका मतलब कि विष जैसी चीजों को भी पचा देगा। और फोर्थ था इसमें मयूरासन में श्री लगाया गया है। ठीक है, चलिए अभी मैं बोलूंगी प्रजापति जी। प्रजापति के नाम से किसी का है? जी मेरा है, मोनिका प्रजापति। हाँ, ओके। मयूरासन के लाभ बोलिए आप, और बाकी लोग माइक ऑफ करके बोलते रहेंगे। मयूरासन के लाभ, समस्त रोगों का नाश होता है। उदर और गुल्म रोग अधिक या कुपथ्य भी पचा लेता है। कालकूटम, विष भी पच जाता है। मयूरासन में सी लगाया गया है। बहुत अच्छा। एक बार अगर मैं स्क्रीन हाइड करूंगी तो बता पाएंगे आप लोग कि याद हो गया होगा क्या? चलिए अभी एक लास्ट और देख लेते हैं, शवासन, फिर उसके बाद। ठीक है, शवासन तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। शवासन की विधि सबको पता है, और सिंपल लेट गए तो क्या होगा, थकान दूर होगी, और थकान, शारीरिक थकान दूर होगी, चित्त को शांति मिलती है और मन शांत हो जाता है। इसमें केवल 2 ही है, लेकिन इसका जो था जो उसका शांति हरम और चित्त विश्रांति कारकम, ये वाला, ये याद रखेंगे। शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम, इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आजकल थोड़ा टाइम और ले लें क्या अभी आपका? अगर प्रॉब्लम ना हो तो 10। हाँ बोलिए। जी मैम, ले सकते। ये सबको हो गया ना क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये जो टेबल है इसको एज इट इज या तो अपनी इसमें नोटबुक में नोट करिए, याद करिए और लिख के देखिए। जैसे कि या काम करते करते ना, याद करने का तरीका क्या, हर टाइम तो आप बुक लेके नहीं बैठ सकते, तो थोड़ा सोचते हुए अच्छा इसमें क्या था, ऐसे करके छोटी छोटी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते, फिर उसके बाद एक बार इसको रिवाइज और कर लेंगे। अब यहाँ सारे आसन बताने के बाद, सारे तो नहीं हुए अभी, हमारा शवासन तक हुआ है, अभी हमारा सिप सिप वाला रह जाता है। तो ये उसके बाद आता है ये कि भगवान शिव ने कुल कितने आसन बताए हैं। तो कुल इसमें भी 84 आसन बताए गए, और उनमें से कितने प्रमुख हैं। यानी आगे जब शिव शिव यानी कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन की बात आ रही है, तब इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं। चतुर्शीति आसनानि शिवेन कथितानि व तेभ्य चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रवीमयम्, कि अब इनमें भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं, और उन 84 में 4 आसन को महत्वपूर्ण बताया गया है। यस, देखिए कि 4 आसन इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनको बताने के लिए बीच में ये श्लोक डाला गया है कि भगवान शिव ने इतने आसन बताए थे। अभी तक जो पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इनको और उससे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये 4 आसन, ये देखिए यहाँ पे बताया, ये चीज भी बताई गई कि 84 की संख्या को कई व्याख्याकार 84 लाख मानकर चलते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि जो हमारे आसन है वो सब हमारे जीव जंतुओं की पोस्चर के ऊपर ही ज्यादातर आसन बने हुए हैं, और हमारे इसमें बोलते हैं कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियां होती हैं। तो उस बात से इसको रिलेट करें, या फिर इसको सीधे यहाँ पे 84 हट प्रदीपिका में जो कहा है वो 84 संख्या दी है।
और पर जो पहले और कहीं पढ़ेंगे तो कई जगहों पे 84 लाख बोलते हैं। बट इन्होंने क्या कहा है कि इस 84 आसन में भी 4 आसनों को और प्रमुख बताया है। तो कौन कौन से? सिद्धम पदम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तथ अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्ध आसने सदा। क्या है? सिद्धम पदम, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, इन चारों आसनों को बताया है। लेकिन इसके साथ क्या कहा है? श्रेष्ठम तत्र अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने, इन चारों में भी जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वो है सिद्धासन। अभी समझ आ रहा है? बात होती है, वैसे कहते हैं 84 आसन की। 84 में हम जो अपने हठ प्रदीपिका में पढ़ रहे हैं वो कितने आसन? केवल 15 आसन। ठीक है, हठ प्रदीपिका का 15 आसन की एक, इसकी भी एक चीज बता देती हूँ। जैसे अभी तो सबको याद है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं तो 15 आसन है। तो इसको भी याद रखने के लिए जैसे पा से प्रदीपिका हम बोलते हैं और पा से 15, तो ऐसे भी इसको चीजें दिमाग में रहे। वो तब के लिए जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी तब उसमें एकदम याद रहे आपको। तो यहाँ 84 से 15 आसन में हम देख रहे थे और 15 में से भी 4 को इंपॉर्टेंट बताया था, और 4 के अंदर भी इन 4 सिद्ध पद और सिंह भद्र में भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्लियर है अभी? अब देखिए एक बार फिर से इन आसन का एक रिवीजन देखिए। ये कुल 15 आसन बताए थे, कौन कौन से थे? एक बार आप लोग कुछ लोग टाइप करें या फिर एक बोलें। सुमन जी बोलेंगे 15 आसनों के नाम। मैं हाइड कर रही हूँ, आप नाम बोलिएगा। सुमन जी हैं? ममता जी बोल दीजिए। यस मैम। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। पहला स्वास्तिक आसन, गौमुख आसन, हम्म। वीरासन, कुर्मासन, कुरकुटासन और उत्तान कुर्मासन एंड धनुरासन। अभी हमने पढ़ा मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन और शवासन। और बाकी के 4? और बाकी सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है, चलिए इस तरह से मेरे ख्याल सबको ये तो आसन के नाम याद ही हो गए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ये जो चीजें आज हमने करी हैं इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अच्छा दूसरी देखिए एक ट्रिक और यहाँ पे आती है, ये भी लास्ट टाइम नेहा जी ने बताई थी, तो वो भी लिखिए एक शॉर्ट में। स्व गोवी कुक्कू उदम पमस सिप सिप, जिसको ये वाला तरीका आसान लगता है उससे भी याद कर सकता है। या फिर ये था स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो ताकि हम वीर बने, का और फिर धनुष चलाकर मछली को पश्चिम से मारना है और मरने के बाद शव बन गया, और फिर सिप सिप। ठीक है, ये एक बार आपका वापस से रिवीजन हो गया। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज और रहेगी, बस इसको करके फिर हम खत्म करते हैं, क्योंकि सिद्धासन ये सब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये कल करेंगे। अब इतना आसन 15 आसन हमने पढ़ लिए थे, और 15 आसन में 4 आसन प्रमुख बता दिए गए हैं। एक बार सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है, और इनमें भी सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये तो प्रमुख बोले थे, और इन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो सिद्धासन है। अब सिद्धासन के 3 नाम और बताए गए हैं। देखिए क्या क्या है? वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। ये तीनों नाम सिद्धासन के ही हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना होगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना कहीं कहीं जगहों पर ये वज्रासन वो नहीं है कि जो हम जनरली करते हैं पैर मोड़ के, ये वज्रासन वो नहीं है। सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया है। कभी सिद्धासन को किसी जगह पे मुक्तासन से बोल दिया गया है या कभी गुप्तासन से बोल दिया गया। तो ये तीनों नाम सिद्धासन के ही हैं। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देती हूँ इधर अभी, ताकि आप लोगों को याद हो जाए साथ में ही। तो जैसे कहते हैं ना जैसे सिद्धि पाने के लिए क्या करते हैं, कहीं पे भी बैठ के आप अभ्यास कर रहे हैं, तो इसको ऐसे याद रखिए। वज्र होता है पत्थर, तो वज्रासन है कि वज्र से मुक्त होना है, तो वज्र मीन्स पत्थर से अगर मुक्त होना है तो
गुप्त हो जाइए, छिप जाइए, मतलब गुप्त होना छिपना, तो वज्र से मुक्त होना है तो गुप्त हो जाइए। ये सिद्धासन के 3 नाम आपको शायद कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे याद रख लो। क्लियर है? मैम वज्र से मुक्त होना हो तो गुप्त हो जाइए। गुप्त हो अच्छा। जाइए, हाँ ठीक है। तो ये आपका मतलब यहाँ तक की तीनों ये सारी चीजें अब बस हम यहीं तक करेंगे। एक बार चाहे तो वापस से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि जो हमने आज पढ़ा है, और आप लोग इसको ना पढ़ लेंगे एक बार। मेरे ख्याल में सबने नोट तो किया होगा जितना आज हमने किया है, क्योंकि आज हमने लाभ वाली चीजें की हैं। तो लाभ हमें इम्पॉर्टेंट है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी अच्छा याद भी होगा। तो ये देखिए हमने मत्स्येंद्रासन देखा था, मत्स्येंद्रासन के लाभ देखे थे। जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों को नष्ट करता है। कैसे करता है? अस्त्र के समान करता है। कुंडलिनी का जागरण होता है और चंद्रमंडल स्थिर होता है। 4 लाभ यहाँ। फिर आगे आ गए हम पश्चिमोत्तानासन में। पश्चिमोत्तानासन की विधि ये देखिए तरीका, और लाभ पे आएंगे अब हम। तो पश्चिमोत्तानासन में सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पतला होता है और आरोग्यता आती है। ये सारा आप अच्छे से नोट करके इसको याद करिए, ठीक है। कई बार इसको रिकॉल मतलब पढ़ेंगे ना तभी ये, वरना क्या होगा कि ये भूल जाएंगे आप, और फिर या फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसमें क्या था इसमें क्या था। तो छोटा छोटा सा लिख के और इसको फिर उसके साथ याद रखिए कि इस आसन में ये लाभ है। अब ये देखिए मयूरासन, तो मेरे ख्याल इतना आज हमने चर्चा कर ली है मयूरासन की, तो शायद याद ही हो गया होगा। समस्त रोगों का नाश, गुल्म दोष दूर, कुपथ्य भोजन को भी पचा देता है, जठराग्नि प्रदीप्त, और कालकूटम शब्द से बताया गया है, और सबसे स्पेशल इसमें श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैम गुलमोदर क्या होता है? गुलमुदर होता है पेट में गैस का गोला जो बनता है ना, गुल्म उसको कहा गया है। चलिए अब शवासन, लास्ट हमने शवासन देखा था। शवासन का हमने यही देखा है, शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, और इसके फायदे मतलब इसको हिंदी में देखें तो शांति हर और चित्त विश्रांति यानी शारीरिक और मानसिक थकान को मिटाता है। ये टेबल में हमने इनके देख लिए थे अलग से, इसको आप अपने से नोट डाउन करके याद कर लेंगे। फिर आगे एक छोटी सी बात आई थी कि भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं, तो 84 आसन बताए हैं, और 84 आसन में भी 4 को प्रमुख बताया गया है। 84 आसन में 4 प्रमुख कौन कौन से हो गए? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। और इन चारों में भी सर्वश्रेष्ठ किसको बताया गया है? सिद्धासन को। अभी देखिए जब आगे सिद्धासन पढ़ेंगे तो उसका काफी अच्छा डिटेल बताया गया है, और उसके बारे में काफी ऐसी चीजें बताई गई हैं कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है, वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब आज हमारा हो गया यहाँ तक। आगे का अब हम कल करेंगे, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं हुआ, काफी ज्यादा टाइम हो गया आज तो। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया अभी? यस मैम। चलिए जी, बहुत Yes, अच्छा ma'am. समझ। ओके, थैंक यू। चलिए आज कोई प्रेयर करा देंगे, अभी शांति पाठ करा देंगे आंचल जी, या और साथ साथ ना बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना आप पढ़ते जाए उसको ना इकट्ठा मत करिए, क्योंकि अगर बैकलॉग करेंगे ना फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करिए, सुबह जैसे मौका मिले, जैसे भी मौका मिले आपको उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो चीजें आराम के साथ आप करते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ तो आ ही गया होगा। कोई डाउट होगा तो कल हम ले लेंगे, कल फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद।